Good morning, one and all. This is Deepak Sangwan, and you are all welcome to India at Glance. आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, और हम इस प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे. आज हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 1 से. आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेज हैं. आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया दैट इज़ भारत, सो इंडिया एंड भारत. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्लॉज का ये है कि इंडिया और भारत जो हमारी कंट्री है उसका हमने ड्यूअल नेम रखा है. एक तो नाम यूज़ कर रहे हैं हम इंडिया और दूसरा नाम यूज़ कर रहे हैं हम भारत. शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो दूसरा इसमें पॉइंट यह निकल के आता है कि हम इंडिया को एक यूनियन के फॉर्मेट में देख रहे हैं, एक फेडरेशन के फॉर्मेट में नहीं देख रहे हैं. तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि एक बिगर यूनिट है, उसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं. जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है. स्टेट्स के अलावा हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज़ हैं. तो उस फॉर्मेट में हम एक यूनियन की तरह काम करेंगे, हम एक संघात्मक तौर पे काम करेंगे साथ में. सो फर्स्ट इज़ इंडिया एंड भारत, दैट इज़ ड्यूअल नेम ऑफ द कंट्री. एंड सेकेंड यूनियन ऑफ द स्टेट्स, दैट मीन कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की हम यहाँ बातेंगे. जब हम बात करते हैं इंडिया एंड भारत, तो उसके अगेंस्ट में कुछ PIL डाली गई. PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई. पहली PIL जो डाली गई वो 2016 में डाली गई निरंजन भटवाल की तरफ से. तो निरंजन भटवाल एक सोशल एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र से, और उन्होंने पिटीशन डाला कि हमें भारत नाम पे ही अड़े रहना चाहिए, हमें इंडिया नाम यूज़ नहीं करना चाहिए. तो इंडिया नाम यूज़ नहीं करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंडिया नाम जो है वो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है. जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल कर रही थी तब उन्होंने ये नाम इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश इंडिया. इंडिया कभी भारत का नाम था ही नहीं. तो जो नाम हमें कॉलोनियल रूलर्स ने दिया है, हमें उस नाम को यूज़ नहीं करना चाहिए. ये इनका स्टेटमेंट था. इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट करने का रीज़न सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उस प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया को वर्ल्ड वाइड एक इंडिया नाम से ही रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है. भारत नाम इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया नाम मोस्ट पॉपुलर है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे ही इंडिया यूज़ किया जाता है. तो अभी के सिनेरियो में अगर इंडिया नाम को ऐसे सिग्निफिकेंस से हटा दिया जाएगा तो ये एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी का रीज़न बन सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट पे निरंजन भटवाल की PIL को रिजेक्ट कर दिया गया था. और दूसरी PIL जो डाली वो डाली मिस्टर नमह ने. नमह ने मई 2020 में PIL डाली कि भारत नाम ही होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए. और इसके इन्होंने 2 रीज़न्स दिए. पहला रीज़न इन्होंने दिया कि इंडिया और भारत जो ये डुअल नेम है, ये क्या होता है कि एक राज्य का अगर दोहरा नाम है तो वो लोगों में या अदर कंट्रीज़ में एक कन्फ्यूज़न का माहौल डेवलप करता है कि क्या हम इंडिया के साथ हैं या हम भारत के साथ हैं. तो ये एक जो कन्फ्यूज़न है, क्या हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, ये क्या है कि ये डुअल नेम क्यों होना चाहिए, क्या रीज़न्स होने चाहिए इसके, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न के तौर पे काम कर रहा है. ये मिस्टर नमह का कहना था. और दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि जो इंडिया वर्ड है वो कॉलोनियल एस्पिरेशंस को शो करता है. कॉलोनियल एस्पिरेशंस मतलब कि जो अंग्रेज़ों की आशा थी भारत को गुलाम बनाए रखने की, या भारत को एक सेकंड बैकबोन की तरह यूज़ करने के लिए इकोनॉमिक तौर पे या मिलिट्री पर्पसेस में, जो ब्रिटिश की एक बैकबोन के तौर पे उन्होंने डेवलप कर रहे थे इंडिया को. तो ये उस तरह की आशावादी सोच को दर्शाता है इंडिया नाम. तो ये 2 रीज़न्स नमह ने दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को पोस्टपोन कर दिया गया इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए. मतलब कभी बाद में देखेंगे. तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया, टाइम नहीं दिया कि किस टाइम पे इसका दोबारा जुडिशल रिव्यू होगा. तो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी गई. अब पोस्टपोन करने के बाद और कोई PIL नहीं डाली गई, तो हमने ड्यूअल नेम पे वापस एक सर्टेनिटी मेंटेन कर ली कि हाँ, हमारा जो देश है उसका ड्यूअल नेम रहेगा,
एक नाम होगा इंडिया और दूसरा नाम होगा भारत। आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। अब ये तो 2 PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा कुछ लोगों ने अलग अलग नाम सजेस्ट किए थे कि क्या क्या नाम इंडिया के अलावा क्या नाम यूज़ किया जा सकता है जो हमारे पुराने नाम हैं। तो उनमें से कुछ नाम ये हैं: भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, जम्बूद्वीप, और एक USSR हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। बैक टाइम में हम जाके देखते हैं 1975 के आसपास का जो टाइम है, तो USSR हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा। तो उसी के फॉर्मेट में एक नाम सजेस्ट किया गया था, यूनियन ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की। यूनियन ऑफ स्टेट्स से क्या मतलब है? यूनियन ऑफ स्टेट्स से मतलब है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी है। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है किसकी? जो भी लैंड मास है वो कलेक्टिवली किस फॉर्मेट में देखा जाएगा? वो यूनियन के फॉर्मेट में देखा जाएगा, ना कि फेडरेशन के फॉर्मेट में देखा जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अब इस कलेक्टिव आइडेंटिटी में 28 स्टेट्स आते हैं। पहले 28 स्टेट्स थे, उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग कर दिया गया। तो 28 से एक बढ़ गया स्टेट, 29 हो गए, 29 स्टेट्स हो गए। उसके बाद अगस्त 6, 2019 को जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था, वो अब स्टेट का दर्जा खोकर एक यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा पा चुका था। तो 2019 में जो 29 स्टेट्स थे उनमें से जम्मू कश्मीर कम हुआ और वापस 28 स्टेट्स कर दिए गए। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। पहले 7 होती थी, फिर अगस्त 2019 में लद्दाख और कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई, जम्मू कश्मीर को हटाते हुए। और 7 और लद्दाख और कश्मीर, तो ये 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। और ये फोर्स में जो लॉ आया था, ये लद्दाख और कश्मीर को बाइफरकेट करने का जो लॉ आया था, वो फोर्स में आया था अक्टूबर 31, 2019 को। और इस डेट का सिग्निफिकेंस इतना है कि ये जन्म तिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, ठीक है, जिन्हें हम एकता का प्रतीक मानते हैं। तो उन्हीं की जन्म तिथि पर ये कानून जो है कि लद्दाख और कश्मीर में बाइफरकेट किया जाएगा, ये लागू किया गया था। ठीक है, अब पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब लद्दाख और कश्मीर अब 9 हो गई हैं। फिर 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो 9 यूनियन टेरिटरीज 2019 में थी, 2020 में एक कम हो गया, तो कितने बन गए? वापस 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो आज की डेट में जब हम देखते हैं तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, हम उसको फेडरल मानते हैं, संघात्मक संविधान मानते हैं। तो इंडिया को हम यूनियन क्यों बोल रहे हैं, फेडरेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसके लिए हमें यूनियन और फेडरेशन में एक फ़र्क समझना होगा। तो फेडरेशन तब बनता है जब बहुत से छोटी छोटी यूनिट्स, लेट्स से छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं या कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, वो खुद को एक साथ मिला के सबको एक बड़ी यूनिट बनाते हैं और उनका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उस बड़ी यूनिट के थ्रू जब होता है तो उसको हम कहते हैं फेडरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप USA ले सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले अमेरिका होता था, लेकिन फिर सब कंट्रीज़ ने मिल के एक डिसीज़न लिया और एक बड़ी यूनिट बनाई। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में ये होता है कि एक बड़ी यूनिट पहले से एग्जिस्ट करती है और उसने अपनी पावर्स जो हैं वो छोटी यूनिट्स के साथ शेयर की हैं। ठीक है, तो ये यूनियन होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब ने कहा कि इसके 2 रीज़न्स हैं कि इंडिया को हम यूनियन क्यों कह रहे हैं, फेडरेशन क्यों नहीं कह रहे हैं। पहला रीज़न उन्होंने दिया कि इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स।
जो इंडिया है वो स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह के समझौते से नहीं बना है। इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, उसमें हमने कुछ स्टेट्स पहले से उसमें आते थे और कुछ स्टेट्स हमने बाद में उसमें मिलाए हैं। तो बड़ी यूनिट पहले से एग्जिस्ट करती थी, छोटी यूनिट्स का समावेश किया गया एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए। तो चूंकि इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, ये किसी एग्रीमेंट की वजह से इंडिया नहीं बना है, तो क्या ये फेडरेशन हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक यूनिट पहले से है और उसी को हम फेडरेशन में कन्वर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिटरी फॉर्मेट में आ गया इंडिया, एक यूनियन बन गया, ना कि एक फेडरेशन। दूसरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि नो स्टेट हैज़ द राइट टू स्टेप आउट ऑफ द यूनियन। फेडरेशन में किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी स्मॉलर यूनिट को अगर ये फील होता है कि हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या किसी भी तरह के कोई भी गलत चीज़ हो रही है, तो वो उस यूनियन से कभी भी सिसीड कर सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं और ख़ुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया का कोई भी स्टेट सिसीड कर सकता है इंडियन यूनियन को, या इंडियन यूनियन से अलग होकर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकता है? ऐसा राइट कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट को नहीं देता है। तो क्या ये फेडरेशन की क्वालिटी है या यूनियन की क्वालिटी है? तो ऑब्वियसली ये एक यूनियन की क्वालिटी है, इसीलिए इंडिया को हम एक यूनियन की फॉर्म में ट्रीट करते हैं, ना कि फेडरेशन के तौर पर। तो क्लॉज 2 जो है, क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो कि क्लॉज 2 ये कह रहा है कि आर्टिकल 1 में जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज डिफाइन की गई हैं, वो उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी? उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी फर्स्ट शेड्यूल में। तो बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल क्या क्या समावेश करेगा अपने अंदर? फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स, उनके नाम, उनकी कैपिटल सिटीज़, उनके फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस फर्स्ट शेड्यूल में आएंगी। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स आएंगी। अब डाउट ये है कि अगर हमें क्लॉज 2 डालना ही था और हमें फर्स्ट शेड्यूल इंट्रोड्यूस ही करना था, तो क्यों ना हम ऐसा करते कि क्लॉज 2 जो है उसी को हम एलोंगेट करके और उसी में सारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ की डिटेल डाल सकते थे। ऑब्वियसली डाल सकते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने हर एक सिचुएशन को अगर इस तरह से फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, तो क्या ये डॉक्यूमेंट बहुत प्रिसाइज रह जाएगा? नहीं। तो हमने इसकी बल्कीनेस को कम करने के लिए शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, हमने अनुसूचियाँ बना दी। तो पहली अनुसूची हमने पहले आर्टिकल के लिए बनाई और उसमें हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। सो शेड्यूल्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द बल्कीनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो एक भारात्मक शैली है उसको कम करने के लिए हमने अनुसूचियाँ इंट्रोड्यूस की हैं। ठीक है, अब क्लॉज 3 पे चलते हैं। क्लॉज 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ का मतलब कि इंडियन टेरिटरी जो है, यूनियन जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से लैंडमार्क्स हम इंडियन टेरिटरी का हिस्सा मानेंगे। तो इसमें 3 क्लॉजेस हैं। पहला पॉइंट ये है कि द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, राज्य या प्रांतों की जो क्षेत्र सीमा होगी वो सब किसके अंडर आएगी? वो सब भारतीय संघ के अंडर आएंगी। ठीक है। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट डिफाइन किए गए हैं वो सारे के सारे किसका हिस्सा होंगे? वो सारे के सारे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड टेरिटरीज़ का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड टेरिटरीज़ का मतलब ये होता है कि जब हमारा एक यूनियन बन चुका है, इंडियन यूनियन बन चुका है, उसके बाद हमने बाहर से कोई भी एक टेरिटरी है उसको एक्वायर किया है, उसको हमने अपने अंदर समावेश किया है, तो उसे हम एक्वायर्ड टेरिटरी के फॉर्मेट में ले लेते हैं। ठीक
ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, जो कि आज प्रेजेंट डेट में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, और ये एक यूनियन टेरिटरी है भारत संघ का, ठीक है। तो फ्रेंच जो पुडुचेरी था वो एक्चुअल में फ्रांस के कंट्रोल में था पहले। उसके बाद 1947 में जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो रिवोल्ट की कंडीशन पुडुचेरी में भी खड़ी होने लग गई, और एक रीज़न ये भी था कि फ्रेंच कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती थी, उसको हर चीज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो फ्रेंच पार्लियामेंट है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती थी। तो इसलिए भी एडमिनिस्ट्रेशन पौंडीचेरी का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, और रिवोल्ट तो साथ साथ चल ही रहा था। तो 1954 में एक फ्रेंच कंपनी जो थी, गवर्नमेंट कंपनी, उन्होंने इंडिया से एक सेटलमेंट किया कि 1954 के बाद ये जो पौंडीचेरी का एरिया है यहाँ फ्रेंच कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हम इंडियन यूनियन को देते हैं। अब ये तो हो गया एक एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब फ्रेंच पार्लियामेंट इस बिल को अपनी सभा से पारित करेगी और उसके बाद इंडिया को सेंड करेगी। तो वो जो बिल पारित हुआ पार्लियामेंट से और इंडिया को पहुंचा, वो पहुंचा 1962 में। अब 1954 से लेकर 1962 8 साल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का चल रहा है, लेकिन पूरी तौर से वो जो हिस्सा है, वो जो लैंड मास है पौंडीचेरी का, वो इंडिया का हिस्सा लीगल तौर पे नहीं है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया देख रही है। तो वो किस फॉर्मेट में देख रही थी? वो एक्वायर्ड टेरिटरी के फॉर्मेट में हम 8 साल उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। 1962 में पूरे जोर शोर से जो पौंडीचेरी है वो भारत का हिस्सा बन गया, और उसका कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन यूनियन के हाथों में आ गया, और हमने इसको एक यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेट में देखना शुरू किया। सो दिस इज़ आर्टिकल नंबर 1. Thank you very much. If you like, please support us. Thanks.